मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 18 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ यूपीएस डिफर्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स, व्हाई इट्स अपटेक इज़ लो। तो बोल रहा है कि हमको ये देखना है कि यूपीएस कैसे डिफर करता है अदर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम से। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रेमवर्क, जो एप्लीकेबल है April 1, 2025 से। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव टाइम टिल September 30, 2025 टू ऑप्ट फॉर यूपीएस। तो हम कब तक टाइम है? 30 सितंबर तक। Only 40,000 out of 20.34 lakh employees under NPS had opted for UPS. तो बोल रहे हैं सिर्फ 40,000 एम्प्लॉयज़ ने ऑप्ट किया है यूपीएस के लिए एज ऑफ September 16, 2025। UPS offers assured pension of up to 60% of the last drawn pension of the employee or spouse. अभी अनलाइक NPS, UPS इज़ ऑप्शनल। जैसे NPS मैंडेटरी था ना, ये ऑप्शनल है। फिर आते हैं हम, एम्प्लॉयज़ ऑप्टिंग फॉर UPS मस्ट रिफंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड अंडर NPS विथ इंटरेस्ट। तो जो UPS के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो NPS के अंडर किया था गवर्नमेंट ने विथ इंटरेस्ट। फिर मिनिमम पेंशन अंडर UPS इज 10,000 पर मंथ आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर 1 January 2004 वर शिफ्टेड फ्रॉम ओल्ड पेंशन स्कीम टू न्यू पेंशन स्कीम। और अभी UPS एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। फिर आते हैं हम अलग अलग स्कीम्स देखते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था? डिफाइंड बेनिफिट थे, एश्योर्ड लाइफ लॉन्ग पेंशन, फुली गवर्नमेंट फंडेड, मतलब इसमें अपन को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। फिर नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या हुआ? मार्केट लिंक्ड हुआ, कॉन्ट्रीब्यूटरी हुआ, जिसमें 10% एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है और 14% एम्प्लॉयर का प्लस DNS अलाउंस। नो गारंटीड पेंशन। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो हाइब्रिड मॉडल है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लस एश्योर्ड पेंशन कंपोनेंट। UPS assures 50% of the last pay drawn after 25 years of service plus additional benefits to spouse. Employees opting for UPS must refund NPS contribution by September 30, 2025. अभी तक सिर्फ 40,000 एम्प्लॉयज़ हैव ऑप्टेड फॉर UPS आउट ऑफ 20.34 लाख एम्प्लॉयज़ जो NPS में रजिस्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया UK जॉइंट एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन India US joint exercise concludes in Alaska, hallmark of growing military interaction. तो अभी 21st एडिशन है जो युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में होता है, वो कंक्लूड हुआ September 14, 2025 को एट फोर्ट वेनराइट, कहाँ पे? अलास्का में। एक 1 से 14 सितंबर के बीच में हुआ, इन्वॉल्विंग 450 पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी जो मद्रास रेजिमेंट के थे एंड सोल्जर्स ऑफ UK आर्मीज 11th एयरबॉर्न डिवीजन। इसके बाद जो प्रीवियस एडिशन है, इसके पहले वाला हुआ जो मेघालय में हुआ था, इंडिया में। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास या एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग है जो 2002 में स्टार्ट हुई अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया इंडो US डिफेंस कोऑपरेशन। ये कब अल्टरनेटली US और इंडिया में होता है, पार्ट ऑफ ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बीमा सुगम सिंगल डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस। तो जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है, इन्विजन्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। किसने लॉन्च किया? बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन ने September 2025 में एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद। तो IRDAI हैदराबाद में लॉन्च किया। जो बीमा सुगम है एक यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस है जो कवर करता है लाइफ को, हेल्थ को, जनरल, मोटर, ट्रैवल, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यूजर्स कैन बाई, सेल, रीन्यू, मैनेज एंड क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ विद ट्रांसपेरेंसी। तो क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ विद ट्रांसपेरेंसी। ये डिस्टिंक्ट है प्राइवेट प्लेयर से लाइक पॉलिसी बाजार, एज बीमा सुगम इंश्योर्स एंड टू एंड क्लेम सेटलमेंट एंड सर्विसिंग। जो प्लेटफॉर्म है दैट विल फंक्शन एज अ सेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस डेटाबेस एडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन। इसके जो फंक्शंस हैं, इट इज सिमिलर टू UPI एंड NPCI इन डिजिटल पेमेंट्स, एमिंग टू क्रिएट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस। क्या क्रिएट कर रहा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ट्रेसिंग सारनाथ फ्रॉम बुद्धाज फर्स्ट सरमन टू एम्बलम ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो आप सभी को पता है ना, बुद्धा ने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था और हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो भी सारनाथ से लिया गया है। तो अहेड ऑफ यूनेस्को टीम्स विजिट टू सारनाथ, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल फॉर द न्यू प्लेक
crediting Indian rulers, not the British, for preserving this holy Buddhist site. India has officially nominated Sarnath for the UNESCO World Heritage Site. तो सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में है, वाराणसी के पास. इज़ वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन. तो पहला सरमन उन्होंने डिलीवर किया था 528 BCE में, आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट एट बोध गया. कहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया था? बोध गया में. द साइट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एम्परर अशोका, who built stupas and monasteries spreading Buddhism. Structures like Dhamik Stupa marking the Sarman site and monasteries that survived till 12th century CE. ये कब डिस्ट्रॉय हुआ? डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन्वेजन्स, नोटेबली एट्रीब्यूटेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक्स जनरल इन 1193 CE. ये रीडिस्कवर हुआ लेट 18th सेंचुरी में बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स और अलेक्जेंडर कुनिंगम ने कंडक्ट किया था डिटेल एक्सकेवेशन इन 19th सेंचुरी. Sarnath was crucial in the rediscovery of Buddhism in India, with findings preserved in Sarnath Archaeological Museum. जो लायन कैपिटल है ऑफ अशोका एट सारनाथ was adopted as the national emblem of India in 1950. और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में. फिर आते हैं की फैक्ट्स में. तो जो अशोका की धम्मा पॉलिसी है, स्प्रेड फ्रॉम सारनाथ. धार्मिक स्तूपा की बात करते तो साइट ऑफ फर्स्ट सरमन धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र. ठीक है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 2025 के हिसाब से 42 साइट्स ऑलरेडी इंस्क्राइब और सारनाथ टेंटेटिव लिस्ट में है. रीडिस्कवरी बाय जोनाथन डंकन और लेटर एक्सकवेशन किया था कुनिंगम ने. फिर लायन कैपिटल, इसको अडॉप्ट किया गया एम्बलम ऑफ इंडिया के जैसे अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, शेड्यूल. तो आई होप क्लियर है ये वाला टॉपिक. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. अहेड ऑफ COP30 मेजर एमिटर्स डिले, अपडेट ऑन क्लाइमेट गोल्स, EU येट टू फाइनलाइज कंसेंसस. तो अभी COP30 होने वाला है ना नवंबर में, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है. तो COP30 ऑफ UNFCCC इज शेड्यूल्ड फॉर 10th to 21st नवंबर इन बेलम, ब्राज़ील. तो इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? अज़रबैजान, बाकू में, और ये भी बेलम, ब्राज़ील में हो रहा है. मेजर एमिटिंग कंट्रीज़ ने अभी तक सबमिट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है क्लाइमेट टारगेट्स थ्रू देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अ रिक्वायरमेंट अंडर 2015 पेरिस एग्रीमेंट. अब आते हैं हम की हाईलाइट्स में. COP30 है, उसकी होस्ट कंट्री ब्राज़ील है, सिटी ऑफ बेलम इन अमेजन रीजन. ऑब्जेक्टिव है रिव्यू करना एंड अपडेट करना ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स को, जिससे हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए टेम्परेचर राइज को वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेफरेबली बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ सेंचुरी. ठीक है. फिर NDC एंड पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं. तो जो NDC है वो वॉलेंट्री क्लाइमेट टारगेट्स हैं जो अपडेट होते हैं एवरी 5 ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट है ना, कब अपडेट होते हैं? एवरी 5 ईयर्स by 195 signatory countries as per Article 4 and 6 of the Paris Agreement 2015 वाला. As of September 2025, only 29 out of 195 countries ने अपडेट किए थे NDCs for 2035. EU, इंडिया, चाइना और US की बात करें तो दे आर येट टू फाइनलाइज सबमिशंस. फिर पेरिस एग्रीमेंट रेटिफाई हुआ है 195 पार्टीज़ के द्वारा एंड इट सेट्स गोल फॉर नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050. अब EU की कंसेंसस डीले के बारे में बात करते हैं. यूरोपियन यूनियन जो एक ग्रुप है 27 नेशंस का, वो फाइनलाइज कर रहा है 2035 NDC टारगेट पे, कट फ्रॉम 1990 बेस विद एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट बिफोर COP30. एडॉप्शन रिक्वायर्स कंसेंसस अमंग EU काउंसिल एंड कंप्लाइंस विद 2021 यूरोपियन क्लाइमेट लॉ. ठीक है. की फैक्ट्स की बात करते तो UNFCCC हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में है. जो NDC की डेडलाइन है उसका नेक्स्ट अपडेट डेडलाइन सितंबर 2025 और रिव्यूड एट COP30. रीसेंट डाटा की बात की जाए तो 2024 की है. एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ब्रीफली एक्सीडेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, एडिंग अर्जेंसी फॉर स्ट्रॉन्गर NDC ग्लोबली. इंडिया और मेजर एमिटर्स की बात की जाए तो इंडिया, चाइना, USA, EU ऑल मेजर एमिटर्स येट टू सबमिट 2035 NDC अपडेट. ठीक है. Next topic is Ministry of Culture convenes consultations on multinational nomination of Chhath Mahaparv to UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. तो क्या बोल रहा है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कंसल्टेशन एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, न्यू दिल्ली, विद डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ UAE, सूरीनाम और नीदरलैंड्स फॉर मल्टीनेशनल नॉमिनेशन ऑफ छठ महापर्व. छठ पूजा पता है ना, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अंडर द 2003 कन्वेंशन. की हाइलाइट्स क्या है? तो छठ महापर्व के बारे में देखते हैं. डेडिकेटेड है सन गॉड को एंड गॉडेस छठी मैया. ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है और जो अपनी डायस्पोरा कम्युनिटी है इन मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, UAE और नीदरलैंड्स में.
ईथोस क्या है, मतलब इसकी फ़िलॉसफी क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, रेवरेंस फॉर नेचर एंड एगालिटेरियन वैल्यूज़। ठीक है। फिर रिचुअल्स में आते हैं तो सिंप्लिसिटी, डिवोशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रांजेंट्स, कास्ट, क्रीड और रिलीजन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इंडिया की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं इंस्क्राइब सो फार वो 15 हैं। योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा। कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो अडॉप्ट हुआ था 2003 में। और संगीत नाटक एकेडमी की बात की जाए तो एपेक्स बॉडी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स इज नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2025। ये भी हमने पढ़ चुका है पहले, दिल्ली में हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2025 इन न्यू दिल्ली, चेयर्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जी चौहान। फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? 353.96 मिलियन टन है। रबी सीड अवेलेबिलिटी की बात की जाए 25 मिलियन मेट्रिक टन्स है। और फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स तो पता है अपन को। फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान फॉर रबी क्रॉप्स 3 अक्टूबर 2025 को शुरू होने वाला है और ये स्ट्रेंथन करेगा लैब टू लैंड इनिशिएटिव को, इंडस्ट्री एकेडमिशिया लिंकेज को बेसिकली। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में। तो फर्स्ट इज अ जुडिशियल नज फॉलोइंग स्टक लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली आर्ग्यूमेंट हियर किया ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कंसर्निंग गवर्नर्स पावर अंडर आर्टिकल 200, जो उनका रहता है ना कि बिल्स को कितने दिन में पास करना है, असेंट देना है नहीं देना है, उसके रेफरेंस में। तो कंटेक्स्ट क्या है कि इशू तब आया जब बहुत सारे गवर्नर्स बिल्स को पेंडिंग रख रहे थे बहुत सालों तक विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ द 4 ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200। उनके पास 4 ऑप्शन है ना, या तो पास कर दो, या तो वापस भेज दो, या तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए रख लो, या तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दो। 4 ऑप्शन है। ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कि गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एक्ट करता है सिर्फ एड एंड एडवाइस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। जुडिशियल व्यू की बात की जाए तो शमशेर सिंह और नाबाम रेबिया जो केस था उसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि गवर्नर्स इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन इशू की बात करते तो वाइल द गवर्नर अपीयर्स टू हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स, सच पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट आर्बिट्ररीली। एससी की पोजीशन क्या है? फिक्सिंग अ टाइम लिमिट इंश्योर्स दैट लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज नॉट डीरेल्ड बाय द इनएक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है। इश्यूज अब कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? तो पहला है फेडरल टेंशंस, जो प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन है बाय गवर्नर्स वो अंडरमाइन करता है स्टेट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। सेपरेशन ऑफ पावर, जो आर्बिट्ररी डिस्क्रिशन है वो डिस्टर्ब करता है बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। डेमोक्रेटिक मैंडेट की बात करते तो गवर्नर्स बीइंग अनइलेक्टेड कैन नॉट ओवरराइड या डिले नहीं कर सकते मैंडेट ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट को। जुडिशियल ओवररीच वर्सेस जुडिशियल रेमेडी की बात करते तो फिक्सिंग अ टाइमलाइन इज आर्ग्यूड बाय सम एज जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है कि कोडिफाई करना है गाइडलाइंस को, जिसमें क्लियर कोडिफिकेशन ऑफ टाइमलाइंस चाहिए अंडर आर्टिकल 200 टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। रीइंफोर्स करना है फेडरलिज्म को, जिसमें हम इंश्योर कर पाएँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय रिस्ट्रेनिंग डिस्क्रिशनरी मिसयूज ऑफ गुबर्नेटोरियल पावर्स। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स लाना है, जिसमें पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना है स्पेसिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स को। स्ट्रेंथन करना है अकाउंटेबिलिटी को, जिसमें रेगुलर रिव्यू हो सके पेंडिंग बिल्स का एट द लेवल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री। और लर्निंग्स फ्रॉम प्रेसिडेंट्स में क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है, जैसे जो शमशेर सिंह में बोली गई, नाबाम रेबिया केस में बोली गई और देखा गया रूलिंग्स के केस में इन केस ऑफ तमिलनाडु और पंजाब। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एडिटोरियल में, हाउ डज एससीज ऑर्डर इफेक्ट वर्क लॉ। तो अभी आप सभी को पता है ना, जो वर्क लॉ आया था नया वाला, उसमें एससी के कुछ डिसीजंस हैं वो देख रहे हैं हम। तो सितंबर 15, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया ऑपरेशन ऑफ कंटेंशियस प्रोविजंस ऑफ वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 साइटिंग कंसर्न्स ओवर आर्बिट्रेरीनेस, वायलेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स अंडर आर्टिकल 26 एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। जो वर्क अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसने इंट्रोड्यूस किया न्यू प्रोविजंस empowering district collectors to inquire into work claims, maintain property list and regulate disputes। तो बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी जो चैलेंज किए थे अमेंडमेंट्स को एज वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली द राइट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। जो बेंच है जस्टिस अभी जो प्रेजेंट बेंच है उसने गारंटी की
एक इंटरिम स्टे ऑन स्पेसिफिक प्रोविजंस पेंडिंग जुडिशियल रिव्यू। तो अभी क्या हुआ की हाईलाइट्स में कि सस्पेंडेड प्रोविजंस, तो सेक्शन 3C जो ऑथोराइज करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को टू डिसाइड वर्क प्रॉपर्टी के क्लेम्स, उसको सस्पेंड किया गया। 5 ईयर पोजीशन प्रूफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर्टी क्लेम्स, उसको सस्पेंड किया गया। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वर्क प्रॉपर्टीज़ विद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। कौन कौन से अपहेल्ड किए, कौन कौन से फोर्स में रहेंगे? तो रिपील ऑफ अनलॉफुल पोजीशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज़ एक्ट 2011, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। कोर्ट की रीजनिंग क्या थी कि आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन हुआ है वर्क और नॉन वर्क प्रॉपर्टी ओनर्स में। ये वॉलेट करता है आर्टिकल 26 को जो माइनॉरिटी राइट्स है, और रिस्क करता है स्टेट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एंडाउमेंट्स, अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। इश्यूज़ कौन कौन से इन्वॉल्व थे? माइनॉरिटी राइट जिसमें रिस्ट्रिक्शन था मुस्लिम कम्युनिटी के ऑटोनॉमी में इन मैनेजिंग वर्क प्रॉपर्टीज़। फेडरल कंसर्न्स थे क्योंकि एक्सेसिव पावर दे दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और वीकेंड कर दिया गया था वर्क बोर्ड्स को। लीगल सर्टेनिटी क्या है कि एम्बिग्विटी ओवर वैलिडिटी ऑफ पास्ट रेगुलेशंस एंड डिस्प्यूट्स। प्रॉपर्टी राइट्स में क्या था कि आर्बिट्ररी बर्डन था प्रूफ का इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि पोटेंशियल इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात करते तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, तो इंश्योर करना है, इंश्योर एनी रिफॉर्म ऑफ वर्क लॉज रिस्पेक्ट्स आर्टिकल 25 to 30 प्रोटेक्शंस। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस तो स्ट्रेंथन करता है वर्क बोर्ड्स को रेदर देन शिफ्टिंग पावर्स टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कोडिफाइड गाइडलाइंस, तो क्लियर रूल्स चाहिए फॉर प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन टू अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस। इंक्लूसिव लॉ मेकिंग, तो ब्रॉडर कंसल्टेशन चाहिए विद माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बिफोर अमेंडिंग लॉज इम्पैक्टिंग रिलीजियस एंडाउमेंट्स। जुडिशियल ओवरसाइट की बात की जाए तो पीरियोडिक जुडिशियल रिव्यू दे वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स का, जिससे प्रोटेक्ट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और डिजिटल गवर्नेंस की बात करते तो यूज़ डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस मॉडर्नाइज करने के लिए वर्क एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।